एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आने वाली टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की भर्तियों के लिए हम आपके लिए सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। उसी क्रम में हम आपके लिए हिंदी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 कराया है। ये 25-25 क्वेश्चन की बेहतर टेस्ट सीरीज होने वाली है, जो आगामी परीक्षाओं के कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। और इन 25 प्रश्नों में आपको इतने बेहतर प्रश्नों का सिलेक्शन मिलेगा जो आपकी आगामी परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और करीब आपको ये टोटल जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएंगी उसमें 1200 से प्लस आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाए जाएंगे हर सब्जेक्ट में। तो इससे क्या होगा कि आप ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को तैयार कर लेंगे जिसके बाहर कुछ भी नहीं आता है। और अगर आपने इन प्रश्नों को तैयार कर लिया तो जिन 1-2 नंबरों से, 10 नंबरों से आप रह जाते हैं अपनी एक सीट पक्की करने से, वो आप कर सकेंगे। अपनी पढ़ाई के साथ इन टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई में और आपकी एक सीट पक्की करने में बहुत ज़्यादा योगदान देने वाली है। पार्ट 1 आप चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। 2021 में भी हमने टेस्ट सीरीज़ बनाई थी, आप उन्हें भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन 2021 की परीक्षा में ज़्यादा समय ना होने के कारण ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ आपको उपलब्ध नहीं हो पाई थी। लेकिन अब 25 क्वेश्चन की इतनी बेहतर टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड होने वाली हैं जिनको सॉल्व करके सच में आपको लगेगा कि अब आपकी एक सीट जो है वो पक्की होने वाली है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसके पहले के 25 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में करवाए हैं, तो आप उसे प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देख लें। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को पढ़ लें और उसके बाद आंसर दें और फिर हमारा आंसर सुनें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी आगामी परीक्षा के हिसाब से कैसी है। चलिए देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो सी होगा, तत्सुखी संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, तत्सुखी संप्रदाय जो है वो श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, जबकि जितने अन्य सभी आपको देखने को मिल रहे हैं वो श्री कृष्ण भक्ति के संप्रदाय हैं। अगर हम बात करें, अब यहीं से आपके 3 से 4 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। तो ये मात्र 25 क्वेश्चन आप ना मान के चले, इन 25 क्वेश्चनों के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य छुपे हैं जो मैं आपको बताती चलूँगी। तो श्री वल्लभ संप्रदाय की अगर हम बात करें तो ये भी कृष्ण भक्ति से संबंधित है और इसके जो आपके प्रवर्तक हैं वो आपके वल्लभाचार्य हैं। कौन है? वल्लभाचार्य। वो आपके वल्लभाचार्य जी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हरिदासी संप्रदाय की, या इसे हम सखी संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सखी संप्रदाय भी कहते हैं। और इसके प्रवर्तक आपके स्वामी हरिदास हैं। कौन है? स्वामी हरिदास जी हैं। फिर बात करेंगे, अगर हम नेक्स्ट आप जो लास्ट वाला देख पा रहे हैं, गौड़ी संप्रदाय, या इसको हम चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि इसके प्रवर्तक जो थे वो चैतन्य महाप्रभु जी हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर देखिए, आपके एक तरीके से 4 क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। एक तो इन 3 संप्रदायों के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको ये भी पता चल जाता है कि तत्सुखी संप्रदाय जो है वो श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, और कौन कौन से श्री कृष्ण भक्ति के संप्रदाय हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तो यहीं पर जो अभ्यर्थी होते हैं वो फंस जाते हैं और 1-2 नंबर से 10 नंबरों से बाहर हो जाते हैं। तो अगर इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट है लाल तारा की विद्या है। लाल तारा की विद्या क्या है आपको देखना है ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर आपका रेखा चित्र होगा। लाल तारा की विद्या रेखा चित्र है। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द से किससे लिया गया है? अंग्रेजी के स्केच शब्द से का पर्याय है ये, जिसे हिंदी में शब्द चित्र भी कहते हैं। ठीक है, आगे जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और इससे भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि रीति काल को कला काल किसने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे परीक्षा में। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल को कला काल कहा है। कितने? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल को क्या कहा है? कला काल का है। अब अगर हम बात करें बाकी के 3 नामों की, इसका आंसर तो बी हो गया, लेकिन अगर हम बात करें बाकी के 3 नामों की, जिसमें पहला आपका आता है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। तो जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी हैं उन्होंने रीति काल को क्या कहा? श्रृंगार काल कहा। क्या कहा? उन्होंने रीति काल को कहा श्रृंगार काल। कौन सा काल? श्रृंगार काल। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मिश्र बंधुओं की, तो उन्होंने इस कालखंड को अलंकृत काल कहा। क्या कहा? अलंकृत काल। अलंकृत काल। और अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, तो इन्होंने इस कालखंड को रीति काल के ही नाम से कहा। क्या कहा? रीति काल। तो यहाँ पर आपके 4 प्रश्न जो हैं वो
तैयार हो जाते हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा, रीतिकाल को रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो इसमें आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका सही आंसर आपका डी होगा, हरिऔध। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1989 और उसके अलावा अधखिला फूल 1907 है। तो ये इनके इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं आपके उपन्यास हो गए, हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। ठीक है, आप उपन्यास को बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, हम कितनी भी मोटी मोटी बुक्स पढ़ लें उसमें उससे छट के ये क्वेश्चन जो हैं वो निकल कर आते हैं। बिल्कुल फिल्टर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो क्वेश्चंस आपके एकदम कोर हैं, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ताकि अभ्यर्थी उसको सॉल्व ना कर पाए। नेक्स्ट देखिए क्या है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपका महादेवी वर्मा है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दें और देखें कि आपके 25 में से कितने प्रश्न जो हैं वो सही हो रहे हैं। तो महादेवी वर्मा ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि छायावाद जो है वो स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है, अतः स्थूल रूप में स्वीकार करना उसके लिए संभव ना हुआ। उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिए क्योंकि वह स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की प्रतिक्रिया थी, अप्रत्यक्ष सूक्ष्म के प्रति उपेक्षित यथार्थ की नहीं जो आज की वस्तु है। ठीक है, तो उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है और छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। अतः केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने करा है? महादेवी वर्मा ने किया। आई होप सो कि जो छोटा सा ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ना समझ में आया हो तो एक बार इससे रिलेटेड डिटेल में ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है, बताइए कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका होगा तार सप्तक। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका जो है वो तार सप्तक है, जिसके संपादक कौन है? अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी। अब अज्ञेय जी को अज्ञेय क्यों कहा गया ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम देख सकें कि आपकी तैयारी कैसी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम की रचना दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। आप यहाँ पर ये दो ऑप्शन देख सकते हो, इसके अलावा हम आपको बाकी के भी ऑप्शन जो हैं वो दिखा देते हैं। देख सकते हैं आप बाकी के ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका सी होगा, सॉरी सी नहीं होगा, आपका डी होगा, विष्णु प्रभाकर और दिनकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। दिनकर की कुछ जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें आप एक बार नाम सुन लीजिए। उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, आपका रसवंती, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी, नीलकुसुम, सीपी और शंख आदि। और अगर हम बात करें विष्णु प्रभाकर की, तो विष्णु प्रभाकर की जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें कुछ शब्द, कुछ रेखाएं, जाने अनजाने, तट के बंधन, निशिकांत, ये सारे जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, तो विष्णु प्रभाकर और दिनकर की ही अर्धनारीश्वर नाम से आपकी रचना आपको देखने को मिलती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ। देखिए, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, कौन सा सही होगा? एक बार देख लीजिए अच्छे से, चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर लीजिए। तो इसका सही आंसर आपका होगा, इसका जो सही आंसर आपका होना चाहिए वो सी होना चाहिए, आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। ठीक है, सबसे पहले क्या, अगर हम बात करें सूफी मत में वर्णित साधक 4 अवस्थाओं की शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में जो संगति होगी, पहले आचरण, फिर उपासना, फिर सत्यबोध, फिर सिद्धावस्था। मतलब सबसे पहले आचरण आता है, उसके बाद उपासना होती है, फिर सत्य का बोध होता है, फिर सिद्धावस्था आती है। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम जो है वो होगा। आगे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चन। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बताइए। तो आपका 34 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, फूलों का गुच्छा। हिंदी भाषा में प्रबल हिंदीवादी के रूप में सामने आने पर भी भारतेंदु जी ने उर्दू शैली में कविताएं लिखी हैं
और काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा को ही उपयुक्त मानने पर भी वे खड़ी बोली में दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा कविताएं लिखते दिखाई देते हैं। उनकी काव्य कृतियों की संख्या 70 है, जिनमें प्रेम पचासा, प्रेम पुलवारी, वेणुगीत आदि विशेषता उल्लेखनीय है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जो खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है तो दैट इज फूलों का गुच्छा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। निष्पत्ति आपका निम्नलिखित में से क्या है? तो 35 का जो सही आंसर होगा आपका डी होगा। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति अर्थ जो है वो आपका निरपेक्षता, अर्थ निरपेक्षता है। क्या है? अर्थ निरपेक्षता। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 36 का सही आंसर आपका डी होगा, विचार विधि। विचार विधि। फिर बात करेंगे नेक्स्ट। अब ज़्यादा रचनाएं इसलिए पूछी जाती हैं क्योंकि पेपर को टफ बनाना है, तो उसमें सारी रचनाएं याद करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ये टेस्ट सीरीज वाली ही रचनाएं याद कर लेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखते हैं 37। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो सही आंसर इसका डी होगा, अभिनव गुप्त ने। ठीक है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध करने वाले जो अभिनव गुप्त जी हैं, रस का स्वरूप स्पष्ट करते हुए अभिनव गुप्त ने यह प्रतिपादित किया कि रस नाटक या काव्य रचना का कोई जो रस नाटक है या काव्य रचना का कोई एक अंग या तत्व नहीं है, बल्कि वह समस्त रचना में व्याप्त सर्वांगीण तत्व है। जिस प्रकार हम जीवित व्यक्ति के शरीर में प्राण को उसका एक अवयव या तत्व नहीं मान सकते, उसी प्रकार रस भी काव्य को कोई विशेष अवयव या तत्व नहीं कह सकते। ठीक है, ऐसा मतलब अभिनव गुप्त जी ने बोला है। फिर है नेक्स्ट 38। वेड़ी संहार नाटक का अंगी रस है, तो इसका सही आंसर आपका वीर होगा। वेड़ी संहार नाटक का जो अंगी रस है वो वीर रस है। ठीक है, और इसके जो रचनाकार हैं वो भट्ट नारायण हैं। कौन है? आपके भट्ट नारायण। भट्ट नारायण। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट 39। हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? तो 39 का जो आपका सही आंसर होने वाला है वो बी होगा, बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की। तो 40 है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। ठीक है, कुतुबन ने मृगावती की रचना भी की है। किसकी रचना की है? मृगावती। किसकी? मृगावती की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन यहाँ है, प्रगतिवादी समाजवादी उपन्यास का विषय भी समाज है, परंतु वे समाज की समस्याओं का हल मार्क्सवादी समाजवादी दृष्टि से करते हैं। तो जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बात है, आप भी बताइएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन में सेलेक्ट करना होगा केवल एक, केवल दो, या एक या दो, दोनों। तो इसके लिए हमें दूसरा कथन भी पढ़ना होगा। पहला वाला तो मेरे हिसाब से सही है, आप अपना ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है, अमृत राय ने नागफनी का देश नामक उपन्यास लिखा। तो मेरे हिसाब से ये भी बात बिल्कुल सही है। प्रगतिवादी समाजवादी उपन्यास मार्क्सवादी विचारधारा स्थापित करते हैं। यहाँ भी उपन्यासों का विषय समाज है, परंतु वे समाज की समस्याओं का हल मार्क्सवादी समाजवादी दृष्टि से करते हैं। ये सारी समस्याओं का उत्पादन प्रणाली या अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखते हैं तथा वर्ग संघर्ष के माध्यम से समाधान की वकालत करते हैं। और इस धारा के एक प्रमुख उपन्यासकार कौन है? अमृत राय हैं। कौन है? अमृत राय हैं। अमृत राय जिन्होंने नागफनी का देश नामक उपन्यास लिखा। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो 1 व 2 दोनों होगा। ठीक है, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, बड़ा ही मस्त, एकदम आपके एग्जाम को क्रैक कराने वाला क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको रचनाएं दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका सही आपका जो सम्मेलन होगा, पहले आप यहाँ पर देख भी लीजिए कौन सा आपका, अब यहाँ पर आपको बताना क्या है, उपयुक्त युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है। एक बारी मैं ये पूरा एक साथ प्रश्न रख रही हूँ, वीडियो को पॉज करके इसे ज़रूर देख लें। चलिए हम आपको बता देते हैं। तो इसका सही आंसर आपका बी होगा, केवल आपका जो 2 है वो सही है। जो वोल्गा से गंगा है वो राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है, ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा बाकी गलत हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं दादा कामरेड की, तो ये उन्होंने क्या लिखा है?
ये मतलब दादा कामरेड की रचना किसकी है, वो आपकी यशपाल जी की है। किसकी है, यशपाल जी की। जबकि घरौंदा जो है वो रांगे राघव जी की है। तो यहाँ पर अपोजिट कर दिया है, तो सही युग्म नहीं दिया था। और वोल्गा से गंगा आपकी राहुल सांकृत्यायन की है, तो ये बात यहाँ पर हो गई। आगे बात करेंगे 43 की, देख लेते हैं। 43 में भी आपको इसी तरीके से बताना, उपन्यास दिए हैं, लेखक दिए हैं, आपको इस पर विचार करना। मैं पूरा प्रश्न एक बार छोटा कर देती हूँ ताकि आप ये पूरा देख पाओ। चलिए बताइए। तो 43 का सही आंसर आपका ए होगा। ठीक है, अगर आपको स्पीड लग रही हो तो आप एक बार ही खुद से पॉज करके देख लेते। 43 का जो सही आंसर है वो आपका ए होगा। मतलब गंगा मैया किसने लिखी है, भैरव प्रसाद गुप्त जी ने लिखी है। जबकि जो बीज है वो अमृत राय ने लिखी है, और जो झूठा सच है वो आपकी यशपाल जी ने लिखी है। अब यहाँ से ही आपको यशपाल जी की जो 2 रचनाएं पता चल गई। ठीक है, झूठा सच किसने लिखी है, यशपाल जी ने, और बीज जो है वो अमृत राय ने। तो ये अपोजिट है, सही युग्म नहीं दिया गया है। ठीक है, और गंगा मैया जो है वो भैरव प्रसाद ने लिखी है, तो ये सही दिया था। ऊपर भी अभी आपने देखा था कि जो आपका दादा कामरेड है वो यशपाल जी की रचना है, और घरौंदा जो है वो राघव जी की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन। फिर से ये सूचियों वाले क्वेश्चन अब बहुत आते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहीं पर गलतियां होती हैं। तो 44 का सही आंसर आपको बताना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ युग्म नहीं बताना है, यहाँ पर आपको सुमेलन करना है, और कूट के आधार पर आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं आपको यहीं से बता दूंगी, उसके बाद आप अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके एक बार मिलान कर लीजिए, और उसके बाद मेरा सुन लीजिए डायरेक्ट। फिर उसके बाद दिखा देंगे कि कौन सा युग्म सही है। देखिए, पार्टी कामरेड जो है वो किसने लिखी है, यशपाल जी ने लिखी है। पार्टी कामरेड किसने लिखी है, वो यशपाल जी ने लिखी है। परती परिकथा की अगर हम बात करें तो वो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है। किसने लिखी है, फणीश्वर नाथ रेणु ने। तो ये एक सही युग्म हो गया, यहाँ पर मिला लिया हमने, मिलान करना था। कब तक पुकारू जो है वो रांगे राघव जी ने लिखी है। किसने लिखी है, रांगे राघव जी ने कब तक पुकारू। और आपका जो बलछनामा है वो नागार्जुन ने लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया ना। तो यहाँ पर पार्टी कामरेड आपका यशपाल जी ने, परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु ने, कब तक पुकारू रांगे राघव ने, और बलछनामा आपका नागार्जुन। तो यहाँ पर आपके रांगे राघव की, यशपाल जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं जो हैं वो आपको पता चल जाती हैं। अब अगर हम कूट के आधार पर आपको बताएं तो बी इसका सही आंसर होगा। आप चाहे तो एक बार ही मैच कर सकते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, जो आज का क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको उपन्यास दिए हैं और लेखक दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, सुमेलन करना है ना। अब यहाँ पर आपको विचार करना है, तो एक बार ही देख लेते हैं कि विचार क्या करना है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है आपको बताना है। सुमेलन नहीं करना है, कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैं एक बार ही आपको और दिखा देती हूँ। आपने इतने सारे प्रश्न, इतने बेहतरीन प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो देखिए, जो सागर है वो किसने लिखी है, उदय शंकर भट्ट ने लिखी है। और पानी के प्राचीर जो है वो आपका रामदरस मिश्र ने लिखी है, यानी कि ये सही है आपका। और बहती गंगा जो है वो आपका शिव प्रसाद मिश्र ने लिखी है। बहती गंगा किसने लिखी, शिव प्रसाद। तो ये दोनों ही आपस में गलत हो गए, केवल आपका 2 जो है वो सही हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। मतलब केवल 2 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका केवल 2 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से आपके यहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का संग्रह दिया गया है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपन्यास दिए हैं और लेखक दिए हैं। इसमें आपको क्या करना है, सही सुमेलित कौन सा है तो बताना है। तो आप यहीं से देख लीजिए एक बारी। ठीक है, ताकि आपके उपन्यास और वो तैयार भी हो जाएं और आप आंसर भी दे लो। देखो, तो लहरें और मनुष्य जो है वो उदय शंकर भट्ट ने लिखी है। तो यहाँ पर अगर हम लहरें और समुद्र की मनुष्य की बात करें, तो वो आपके उदय शंकर भट्ट जी ने लिखी। किसने लिखी, उदय शंकर जी ने लिखी है। तो भाई उदय शंकर तो यहाँ दिया ही नहीं है, तो सीधे सीधे गलत हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें आधा गांव, तो आधा गांव लिखी है राही मासूम रजा ने, तो बिल्कुल सही है दूसरा। मशाल जो है वो भैरव प्रसाद गुप्त ने ही लिखी है, ये भी बिल्कुल सही है। दैट मीन्स दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। दूसरा व तीसरा जो है वो युग्म आपका सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपन्यास और विषय आपके दिए गए हैं, आप देख लीजिए, एक बारी विचार कर लीजिए इस पर। ठीक है, पूछा क्या गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो ये तो थोड़ा सा अच्छा होता है कि आप देख पाओगे। परख किसने लिखी है, अच्छा सॉरी विषय बताना है। परख का विषय क्या था, तो परख का जो विषय था वो विधवा नारी का जीवन था। तो भाई ये तो युग्म गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर पाप पुण्य की मीमांसा है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया।
अब ये गलत हो गया तो सीधी सी बात है त्याग पत्र तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा, है ना। त्याग पत्र जो है वो पाप पुण्य की मीमांसा था, त्याग पत्र क्या था, पाप पुण्य की मीमांसा था, तो इसको अपोजिट कर दे, दोनों गलत हो गए क्योंकि सही युग्म पूछा है। घृणामयी जो था वो प्रेम की विफलता से उत्पन्न कुंठा था, तो ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका केवल 3 होगा। ठीक है, इसका सही आंसर आपका सी होगा। फिर बात करेंगे 48 की। देखिए कथन दिए गए हैं यहाँ पर, कथन क्या दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनेन्द्र ने अपने उपन्यासों में नारी पुरुष के प्रेम संबंधों को मनोवैज्ञानिक धरातल पर उकेरा है। उसके बाद दिया है इलाचंद जोशी ने व्यक्ति की दमित वासनाओं कुंठाओं का चित्रण किया है। ये दोनों ऑप्शन आपके सामने दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है, केवल एक, केवल दो, एक व दो, ना तो एक ना ही दो। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, ये दोनों ही बातें जो हैं वो सच हैं। ठीक है, 48 का सी सही है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 में आपको निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसको यहीं से देख लेते हैं। अगर बात करें परख की, तो परख लिखा है ज्ञानेंद्र ने, ये गलत हो जाता है क्योंकि आपको सही युग्म बताना है। त्याग पत्र भी लिखा है ज्ञानेंद्र में। अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई परख अगर ज्ञानेंद्र ने लिखा है तो इसके सामने लिखा है तो गलत होगा, लेकिन नहीं, त्याग पत्र ज्ञानेंद्र ने लिखा है और परख भी ज्ञानेंद्र ने लिखी है, तो आपका ये तो गलत हो जाएगा लेकिन दूसरा सही हो जाएगा। और घृणामयी जो है वो इलाचंद जोशी ने ही लिखी है, तो ये भी सही हो जाएगा। दैट मीन दूसरा और तीसरा आपका सही होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, दूसरा व तीसरा। अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25-25 क्वेश्चन की सीरीज इसलिए ताकि थके भी ना और सारे काम भी हो जाए, और धीरे धीरे इनको अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छे से जो है आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आधुनिकता बोध के उपन्यासों में ना कोई केंद्रीय विचारधारा थी, ना ही केंद्रीय मूल। और दूसरा है, वे दिन उपन्यास द्वितीय महायुद्ध के बाद के मानव की नियति को खोजता है। तो ये दोनों आपको देखने हैं। तो इसका जो सही आंसर आपको देना है कि उपयुक्त कथनों में से सही कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा कि दोनों ही बातें जो हैं वो सही हैं। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर बेहतर क्वेश्चंस लगे हों, आपके कितने सही हुए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की LT ग्रेड, TGT, PGT और आपका सुपर टेट के लिए भी जल्दी वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। नमस्कार।